चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मुझ पर अचानक ही फिटनेस का भूत सवार हो गया था। मैं सुबह 5 बजे तड़के उठता और अपने नज़दीकी पार्क के लिए निकल जाता था, जो कि मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर था। शुरू में तो अभिलाष भी मेरे इस फिटनेस के पागलपन में शामिल था, पर दिल्ली की कड़कड़ाती सर्द सुबह उसके फिटनेस के लिए गले की फांस बन गई और महज कुछ ही दिनों में अभिलाष ने रजाई की गर्माहट में फिटनेस को अलविदा कह दिया। ऐसे में अब मैं अकेला पड़ गया था, पर मेरे जुनून ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने पार्क जाना जारी रखा। फिर ऐसे ही एक सर्द सुबह जब मैं घर से पार्क जाने के लिए निकला तो गली से गुजरते वक्त मेरी नज़र राइट साइड वाले बिल्डिंग के 4th फ्लोर के बालकनी में खड़े मियाँ बीवी और एक छोटी बच्ची पर पड़ी, जो एकटक आसमान की ओर देखे जा रहे थे। उनको आसमान की तरफ एकटक घूरता देख मैंने भी आसमान की तरफ देखा, पर काले और धुंध से भरे आसमान में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जिसे ऐसे घूरा जाए। मैं मन ही मन ये सोचता हुआ वहां से आगे निकल गया कि शायद ये परिवार थोड़ा सनकी है। खैर, फिर जब मैं पार्क से घर वापस लौटा तो ये बात मैंने अभिलाष से भी कही, जिस पर अभिलाष ने मेरी बातों को मजाक में उड़ाते हुए कहा, शायद वो लोग तेरी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे। भले ही अभिलाष ने मेरी बात पर गौर नहीं किया, पर मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो अजीब लग रहा था। फिर जब अगली सुबह भी मुझे वो परिवार ठीक पिछली सुबह की तरह वैसे ही बालकनी में खड़े नजर आए, तो इस बार मेरी नज़रों के साथ साथ मेरे कदम भी वहीं ठहर गए। अभी मैं उन्हें ही घूर रहा था कि तभी उनकी बच्ची की नज़र मेरे पर पड़ गई और मेरे पर नज़र पड़ते ही वो बच्ची मुझे इशारे से आसमान की तरफ देखने के लिए कहने लगी। पर आसमान तो कल की तरह आज भी वैसा ही था, काला और धुंध से भरा। फिर जैसे मैंने अपनी नजरें आसमान से हटा के वापस उस बच्ची की तरफ की, तो मैंने देखा कि वो बच्ची अब बालकनी में है ही नहीं, जबकि उसके मम्मी पापा अभी भी आसमान की तरफ ही निगाहें किए हुए थे। पर अब उनकी बच्ची कहीं भी नजर नहीं आ रही थी कि इसी बीच मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे से मेरी टी-शर्ट को खींच रहा है। उस वक्त मेरी हालत इतनी पतली पड़ गई थी कि अचानक ही मेरी सांसें दुगनी रफ्तार में चलने लगी थी। ठंड से ठिठुरता मेरा बदन पसीना छोड़ने लगा था, और जब मैं इसी बेचैनी और घबराहट के साथ पीछे पलटा तो उस बालकनी वाली बच्ची को अपने पीछे खड़ा देख मेरी चीख निकल गई। मैं उसी वक्त चीखते हुए वहां से भागा, और उस वक्त मैं इतनी जोर से चीख रहा था कि उस गली में सो रहे कुत्तों की नींद टूट गई। क्योंकि मैं बहुत ही तेजी से भाग रहा था, जिसके चलते वो सारे के सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए और देखते ही देखते कुत्तों का झुंड मेरे पर हावी हो गया। वो तो गनीमत थी कि मैं तब तक अशोक चौक तक पहुंच चुका था, जो कि पार्क के ठीक सामने था। कुत्तों को मेरे पर हमला करता देख पार्क में मौजूद लोग मेरी मदद के लिए पहुंचे और मुझे उन कुत्तों से बचा लिया। पर तब तक मुझे वो कुत्ते बुरी तरह से घायल कर चुके थे। मानसिक और शारीरिक आघात के कारण मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं अब ना ही अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हो पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। अब मैं अपनी सुध बुध ही कुछ पल के लिए खो बैठा था। फिर जब वो लोग मुझे नज़दीकी हॉस्पिटल ले गए तो प्राथमिक उपचार के बाद जाकर मेरा डरा सहमा मन नॉर्मल हुआ, और तब जाकर मैंने अभिलाष को कॉल करके बुला लिया। अभिलाष जब मुझे लेने हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरी हालत देखकर वो सन्न रह गया। उस वक्त तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया, पर जब हम घर पहुंचे तो मैंने अभिलाष को सारी बात बताते हुए कहा, भाई मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। अभिलाष अच्छे से जानता था कि मैं अपनी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ, लिहाजा उसने चुपचाप से अपनी हामी दे दी और हम दोनों ने वो कस्तूरबा कॉलोनी अगले कुछ ही दिनों में छोड़कर टीचर कॉलोनी में शिफ्ट हो गए, जो कि 10 किलोमीटर दूर था हमारे पिछले ठिकाने से, यानी कस्तूरबा कॉलोनी से। वैसे तो शिफ्टिंग के बाद भी मेरा डर कम नहीं हुआ था, जिसके चलते मैंने पार्क जाना छोड़ दिया था। पर कुछ ही दिनों में मेरी मुलाकात तुषार से हुई, जो हमारी ही बिल्डिंग में रहता था, और मेरे लिए अच्छी बात यह थी कि वो एक फिटनेस फ्रिक था, जिसके चलते हम दोनों में काफ़ी अच्छे बनने लगी। और देखते ही देखते मैंने फिर से पार्क जाना शुरू कर दिया, वो भी तुषार के साथ। एक बार फिर से सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे एक सुबह जब मैं तुषार के साथ पार्क में जॉगिंग कर रहा था तो तुषार ने अपनी भांजी का जिक्र करते हुए कहा,
इस शनिवार मेरी भांजी का जन्मदिन है और तुम्हें भी चलना होगा। क्योंकि शनिवार और रविवार की मेरी छुट्टी थी, लिहाजा मैं जाने को तैयार हो गया। और जब शनिवार की शाम तुषार के साथ में निकला तो मुझे ये खबर नहीं थी कि आज की शाम मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक शाम होगी। फिर जब तुषार ने कस्तूरबा कॉलोनी की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ा तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। मुझे पता नहीं था कि तुषार की बहन कस्तूरबा कॉलोनी में रहती है। फिर जब तुषार ने एक बिल्डिंग के आगे अपनी गाड़ी रोकी तो उस बिल्डिंग को देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। दरअसल ये वही बिल्डिंग थी जिसके चलते मुझे एक कॉलोनी छोड़नी पड़ी थी। उस बिल्डिंग पर नजर पड़ते ही मेरी आंखों के सामने उस बच्ची का चेहरा घूमने लगा जो उस सुबह एकदम से मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी। अब मैं बस किसी भी बहाने से यहाँ से निकल जाना चाहता था, पर इससे पहले मैं कुछ सोच पाता कि तुषार बोला, अरे भाई चलो गाड़ी से उतरो, हम पहुंच गए हैं। तुषार के कहने पर मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा। फिर जब हम उस बिल्डिंग में दाखिल हुए तो मैं मन ही मन ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा था कि बस तुषार मुझे 4th फ्लोर पर ना ले जाए। पर जब तुषार मुझे 4th फ्लोर पर लेकर पहुंचा तो कुछ पल के लिए मैं ब्लैंक हो गया। इसी बीच सामने वाले फ्लैट का डोर खुला और वही बच्ची दौड़ते हुए उस फ्लैट से बाहर आई और तुषार के गले लग गई। और वहीं मैं उस बच्ची को देखते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा पसर गया और एकदम से मैं नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते मैं बेहोश हो गया और फिर जब मुझे होश आया तो मैं बेड पर लेटा हुआ था। इसी बीच मेरी नज़र सामने खड़ी उसी बच्ची पर गई जिससे डर से मैं बेहोश हुआ था। उस वक्त उस कमरे में मेरे उस बच्ची के अलावा कोई भी नहीं था। वो बच्ची मेरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराई जा रही थी। वहीं बीतते हर पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी वो बच्ची आहिस्ते आहिस्ते मेरी तरफ बढ़ने लगी और उसे अपनी तरफ आता देख मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गई। अभी मैं चीखने ही वाला था कि तभी तुषार कमरे में आ गया और मुझे होश में देख बोला, क्या हुआ भाई, अब ठीक तो है ना? जिस पर मैंने तुषार को जवाब देते हुए कहा, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लगता है मेरा घर जाना ही ठीक रहेगा। मेरे इतना कहते ही तुषार कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचने के बाद बोला, ठीक है, केक के कटते ही निकल चलते हैं। तुषार के हाँ कहते ही मेरी थोड़ी हिम्मत लौट आई। इसी बीच वो बच्ची भी कमरे से जा चुकी थी। फिर जब केक सेरेमनी हुई तो मुझे इंतजार था यहाँ से निकलने का, पर तुषार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने फौरन उसे कॉल किया तो पता चला कि वो अपने किसी पुराने दोस्त को लेने गया है और उसे लौटने में 1 घंटा लग जाएगा। हालांकि मुझे उस वक्त तुषार पर बहुत गुस्सा आया, पर मैं ये सोचकर शांत रहा कि महज 1 घंटे की तो बात है। पर इस पॉजिटिव सोच ने तब नेगेटिव का रूप ले लिया जब अगले 2 घंटे के बाद भी तुषार नहीं लौटा। यहाँ तक कि उसका फोन भी लगातार नॉट रीचेबल आ रहा था। वहीं दूसरी ओर अब वो गेस्ट जो बर्थडे पार्टी में आए हुए थे वो सभी तकरीबन जा चुके थे। और एक बात जो मेरे को शुरू से खटक रही थी वो ये थी कि अभी तक मैं तुषार के जीजा और उसकी बहन से नहीं मिला था। मतलब कि वो दोनों घर पर थे ही नहीं। तुषार की भांजी अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी में ही अपना बर्थडे मनाया था। फिर इसी बीच बचे कुछ गेस्ट भी जाने लगे तो मैंने भी जाने का मन बना लिया। अभी मैं उन गेस्ट के साथ निकलने वाला था कि तभी मुझे तुषार का कॉल आ गया और जब उसने कहा कि वो बस पहुंचने ही वाला है तो मैंने अपना इरादा बदल दिया और एक बार फिर तुषार का वेट करने लगा। अब तक सारे गेस्ट जा चुके थे। वैसे तो थोड़ी घबराहट हो रही थी पर मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला हुआ था। अभी मैं तुषार का वेट ही कर रहा था कि इसी बीच मेरी पलकें इस कदर भारी होने लगी मानो मैंने कोई नशीली चीज खा ली हो। और देखते ही देखते मैं गहरी नींद में डूब गया। और फिर जब मेरी नींद टूटी तो मैं अब भी उसी जगह पर बैठा हुआ था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। मैंने फौरन ही अपना मोबाइल निकाला। इससे पहले मैं मोबाइल की फ्लैश लाइट टर्न ऑन करता कि तभी मेरा ध्यान टाइम पर गया तो मैंने देखा कि अभी रात के ठीक 1 बज रहे थे। टाइम देखने के साथ ही मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी और अब मेरे मन को बुरे बुरे ख्याल जकड़ने लगे थे। मैं तुरंत ही उठा और उस ओर भागा जिस तरफ घर का मेन डोर था। पर जब मैंने वो डोर खोलने की कोशिश की तो वो डोर नहीं खुला, जिसके चलते अब मेरा डर एक और कदम हकीकत के करीब पहुंच गया। पर मैं इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं था। मैंने मदद के लिए फौरन ही अभिलाष को कॉल लगाया और उसे सारी बात बताते हुए फौरन ही आने को कहा। अभिलाष से बात करने के बाद अब मुझे उसके आने तक किसी तरह अपने आप को बचाए रखना था। पर इससे पहले मैं अपने लिए
कोई सुरक्षित कोना ढूंढ पाता कि तभी मुझे किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कानों में पड़ते ही मेरा ध्यान राइट साइड के बालकनी की ओर गया, जहां पर वो बच्चे यानी कि तुषार की भांजी अपने माँ बाप के साथ आसमान की ओर मुंह किए खड़ी थी। आसमान की ओर मुंह किए उन्हें बड़बड़ाते देख मुझे ये तो पता चल गया था कि वो किसी से बात कर रहे हैं, और वो जो कोई भी है वो इंसान तो हरगिज नहीं है, जिसका एहसास होते ही मेरे बदन के रोंगटे किसी सुई की तरह तन गए और मेरा पूरा शरीर अचानक से अकड़ गया। अब आलम यह था कि मैं अपने बदन के किसी भी भाग को महसूस ही नहीं कर पा रहा था, और जब मैं अपने आप भी खिंचता हुआ उस बालकनी में जा पहुंचा तो मैंने देखा कि ऊपर आसमान में एक काला कपड़ा लहरा रहा है। अभी मेरी नजरें आसमान में लहराते उस काले कपड़े पर ही थी कि तभी बालकनी में खड़ी इस बच्ची ने मेरे सीधे पैर पर जोर से काटा, जिसके चलते उस बच्ची के नुकीले दांत काफी अंदर धंस गए और दांतों के धंसते में जोर से चीख पड़ा। मेरे चीखते वो आसमान में लहराता काला कपड़ा मेरे मुंह में सट से घुस गया। उस काले कपड़े के मेरे मुंह में समाते ही उस बच्ची ने मेरा पैर छोड़ दिया। अभी मैं एक के बाद एक सदमे से ही गुजर ही रहा था कि तभी उन तीनों ने मुझे उस 4th फ्लोर के बालकनी से नीचे धकेल दिया। उस बालकनी से नीचे गिरते ही मेरी आंखें बंद हो गई, और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने गांव वाले घर में था। मेरे आजू बाजू कुछ मशीनें लगी थी और मेरे हाथ में ड्रिप लगा हुआ था, और मेरा पेट किसी काले गुब्बारे के भांति फूला हुआ था जिस पर बहुत सारे टाँके लगे हुए थे। अपनी दुर्दशा देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरे चीखते मेरी माँ भागते हुए मेरे कमरे में आई और मेरे को होश में देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। इस बीच बाकी के घर वाले भी आ गए, और फिर जब उन्होंने मेरे हादसे के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात शुरुआत से बता दी। मेरी बातों को सुनने के बाद उनके चेहरों पर भी एक पल के लिए वही डर और खौफ उभर आया था जो मैंने उस रात महसूस किया था। फिर जब अभिलाष वहां आया तो उसने बताया कि उस रात जब अभिलाष वहां पर पहुंचा तो मैं उस बिल्डिंग के नीचे लहूलुहान पड़ा हुआ था। तो उसने वक्त रहते एम्बुलेंस को बुलाया और फिर पुलिस को भी बुलाया, और जब पुलिस 4th फ्लोर के उस फ्लैट पर पहुंची जिसकी बालकनी से मैं गिरा था तो वहां उन्हें कोई भी नहीं मिला। यहाँ तक कि वो फ्लैट तो कूड़े करकटों से भरा हुआ था। उस फ्लैट की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई रहता ही ना हो। और फिर जब अभिलाष ने तुषार के बारे में बताया तो पुलिस तुषार के फ्लैट पर पहुंची, जहां पर पता चला कि उस फ्लैट में तुषार नाम का कोई रहता ही नहीं है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद अब मेरा दिमाग बुरी तरह से झन्ना गया था। ऊपर से मेरी जो दुर्गति हो रखी थी उससे मैं पहले ही परेशान था। खैर धीरे धीरे वक्त बीता, पर मेरी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ, और इस हादसे के वर्षों बाद भी मैं आज भी अपने घर के उसी बिस्तर पर अकेले काले फूले पेट के साथ अपने दिन काट रहा हूँ, और अब बस इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ मौत का। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।